हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह की एक्सरसाइज 3.2 को पूर्ण रूप से समाप्त करा चुके थे। आशा करते हैं कि आपको वो अच्छी समझ में आ गई होगी। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बच्चों एक्सरसाइज 3.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपकी आने वाली एक्सरसाइज है 3.3, उसमें जितने भी सवाल हैं, अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा समझ लिया, पूरा देख लिया अच्छे से, यानी मैंने क्या करा है उस चीज को समझ लिया, देखने से ही नहीं बच्चों, देख लिया से मतलब नहीं, देखने में मतलब देखते समय जो मैंने कराया है उसको आपने अच्छे से समझ लिया कि क्या सर बता रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। उसको आपने अगर अपने माइंड में सेट कर लिया बच्चों, तो आने वाली एक्सरसाइज में किसी भी सवाल को छोड़ो, उस सवाल के किसी पॉइंट में आपको कोई समस्या नहीं आ सकती। हर पॉइंट क्लियर होगा बच्चों, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ होगा। यही नहीं कि होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, हर चीज का बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन है। और आप पिछले वीडियो में देख भी रहे होंगे, हमारी खासियत यही रहती है कि हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं बच्चों। ठीक है, और जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, उसके लिए कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उस टॉपिक का, वो कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। मैं देखता हूँ आजकल बच्चों कॉन्सेप्ट खोता जा रहा है, सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं और क्वेश्चन कराना स्टार्ट। ठीक है, कैसे आया क्यों आया कुछ नहीं पता, बस आ गया, बस इसको कराओ। देखिए, कराना एक अलग बात है, और वाकई में अगर किसी चीज को सीखना है, वाकई में अगर किसी चीज को सीखना है जड़ से, वाकई में ये होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, हर चीज को अच्छे से अगर हम समझ जाएंगे, तो सबसे मेन चीज है बच्चों, उसको जो याद करने की हमारी जो थिंकिंग है, जो मेमोरी है, वो बढ़ जाएगी, हमें वो चीज लंबे समय तक याद रहेगी। और अगर हम उल्टा सीधा पढ़ लेंगे तो हमें भूलने के लिए बहुत जल्दी पड़ती है, यानी भूल जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, ये चीज है। और बच्चों कुछ बच्चों को जो है पिछली एक्सरसाइज के ए क्रॉस बी यानी दो आव्यूहों का गुणनफल निकालने में समस्या आ रही थी बच्चों। तो मैं इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में दो आव्यूहों का गुणा करना भी आपको थोड़ा सा समझा दूंगा दोबारा से। कुछ बच्चों को समस्या आ रही है, वास्तव में पेचीदा टॉपिक भी है गुणा करना, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में वो थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। ओके, चलिए, तो फिलहाल हम जो बात करेंगे बच्चों, आज इस एक्सरसाइज 3.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। और इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो पढ़ेंगे हम परिवर्त आव्यूह के बारे में। किसके आव्यूह के बारे में बच्चों? परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह क्या होता है बच्चों? परिवर्त आव्यूह। ठीक है, यानी इसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है उसको हम समझने वाले हैं बच्चों। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मीन्स परिवर्त आव्यूह। तो बच्चों, किसी भी आव्यूह का अगर हमें परिवर्त ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत क्लियर समझाऊंगा। यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, सच बता रहा हूँ आपको। यार आप कहेंगे ही नहीं कि सर समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही क्लियर तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिख देता हूँ, क्या होता है परिवर्त आव्यूह। ठीक है, किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में। ठीक है, और हमारे पास कोई आव्यूह है बच्चों, उस आव्यूह की पंक्तियों को तो हम बदल दें बच्चों स्तंभों में, और स्तंभों को पंक्तियों में। बदलने पर प्राप्त आव्यूह को मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास कोई एक आव्यूह है, चाहे उसका क्रम कुछ भी हो सकता है, 2/3, 3/4, 2/2, 3/3, एनीथिंग। ठीक, अगर उसमें उसके अंदर जितनी भी पंक्तियां आ रही हैं, जितनी भी रोज आ रही हैं,
उनको हम कॉलम में चेंज कर दें, और उसके अंदर जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं, स्तंभ आ रहे हैं, उनको हम पंक्तियों में चेंज कर दें। तो चेंज करने के बाद जो नया आव्यूह प्राप्त होगा वही होगा बच्चों परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। किसका? जो हमें स्टार्टिंग में आव्यूह दिया था उसका। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों हम परिवर्त आव्यूह को परिवर्त आव्यूह को, जैसे हमारे पास कोई आव्यूह ए है तो उसको कैसे लिखेंगे बच्चों? परिवर्त आव्यूह को ए डैश या ए टी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि डैश लगाकर प्रदर्शित करते हैं। अब आपके पास कोई भी आव्यूह हो सकता है, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, एनीथिंग, कुछ भी हो। अगर आपके पास वो आव्यूह है, आपको उसका परिवर्त निकालना है तो उसके ऊपर डैश लगा दीजिए। वो डैश लग गया तो इट मीन्स वो मूल आव्यूह का परिवर्त है। जैसे सी आव्यूह है मेरे पास, तो सी आव्यूह का मुझे परिवर्त निकालना है तो उसके ऊपर डैश लगा दूंगा, तो सी डैश जो है सी का क्या हो गया? परिवर्त आव्यूह हो गया। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ ए लिख दिया है। अगर मैं ए आव्यूह लूंगा, ए बराबर कोई आव्यूह लूंगा तो उसका परिवर्त निकालूंगा, तो जो निकल के आएगा परिवर्त उसे मैं ए डैश लिखूंगा। आप बी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो बी लेंगे, आप उसका परिवर्तन निकालेंगे, उसे बी डैश लिखेंगे। ठीक है, तो डैश आपको लगाना है। अब ए है तो ए के ऊपर लगा दीजिए, सी है तो सी के ऊपर लगा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब ये टी क्या है भैया? तो टी मीन्स होता है बच्चों ट्रांसपोज, परिवर्त, इसीलिए यहाँ पर टी लगाया गया है। काफी किताबों में आपको ए डैश लगा हुआ मिलेगा, काफी किताबों में आपको ऊपर टी भी लगा मिलेगा, ए की पावर टी। टी मीन्स बच्चों ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज मीन्स बच्चों परिवर्त, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं, जिससे आपको हर पॉइंट थोड़ा बहुत भी बचा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है परिवर्त आव्यूह। ठीक है, देखिए जैसे सपोज मुझे एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक आव्यूह है बच्चों मेरे पास ए, और ये आव्यूह बच्चों मेरे पास है 3x3 का ले लो या 2x3 का ले लो, कुछ भी ले लो, 2 4 5 9 3 1। ये बच्चों एक आव्यूह है। इसका क्रम क्या है बच्चों? 2 तो इसके अंदर पंक्तियां आ रही हैं तो 2 गुणा 3 बच्चों इसके अंदर कॉलम आ रहे हैं तो 3। ठीक है, तो 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, यानी 2x3 इसका क्रम हो गया। क्रम को आप समझते हैं, क्रम क्या होता है? किसी आव्यूह की पंक्ति इनटू स्तंभ, पहले पंक्ति आएंगी बट स्तंभ नहीं आ सकता। किसी आव्यूह की पंक्ति फिर इनटू स्तंभ, गुणा नहीं करना, गुणा का निशान लगाना है फिर को, उस आव्यूह का हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्रम बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक आव्यूह है बच्चों ए, इसका परिवर्त मैं निकालना चाहता हूं। तो ए का परिवर्त यानी ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों? ए डैश। क्या होगा? ए डैश। क्योंकि अगर मेरे पास ए आव्यूह है, अगर मैं इसका परिवर्त निकालूंगा तो वो ए डैश होगा। अगर मेरे पास बी आव्यूह है, उसका मैं अगर परिवर्त निकालूंगा तो वो बी डैश होगा। अगर मेरे पास सी आव्यूह है, उसका मैं परिवर्त निकालूंगा तो सी डैश होगा। अगर मेरे पास डी आव्यूह है, उसका परिवर्त मैं निकालूंगा तो मेरे डी डैश होगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या लिखा है? किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में क्या कर दो बच्चों? बदलने पर प्राप्त आव्यूह को मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। क्लियर? देखिए वही करेंगे हम। ये पंक्तियां हैं, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो बच्चों। मतलब ये पड़ी हुई लाइन है, इनको खड़ा कर दो बच्चों, पड़ी हुई रेखा को खड़ी हुई कर दो। तो इस तरीके से इसको यूं पकड़ो यार, यूं कर दो, तो ये 2 ऊपर और 5 नीचे पहुंच जाएगा। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2 4 5। कोई समस्या? बस ये पड़ी हुई थी लाइन यार। एक तरीके से मान लीजिए कि ये कोई स्टिक पड़ी हुई है और इस पर कुछ नंबर छपे हुए हैं यूं करके, आप इस स्टिक को पकड़ो और यूं खड़ा कर दो, तो ये चीज, ये पोजीशन बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? ऑफ कोर्स बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये पंक्ति जो थी, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में चेंज हो गई। ऐसी इस दूसरी पंक्ति को बच्चों इसको भी ऐसे ही खड़ा कर दो, मतलब स्तंभ में चेंज कर दो, स्तंभ में बदल दो। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से इसको लिखो 9 3 1 और ये आपका परिवर्त आव्यूह तैयार। तो बहुत सिंपल था। कितना सिंपल था देखा आपने? मतलब पंक्ति को मैंने कॉलम में चेंज किया पहली को, फिर दूसरी पंक्ति को भी मैंने बच्चों दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, तो बस मैंने यही तो लिखाया था, किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को, ये स्तंभ भी तो है, जब पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे तो स्तंभ तो अपने आप पंक्तियों में बदल जाएंगे। ठीक है, उनको बदलने की आवश्यकता है ही नहीं। देखिए वरना आप, भाई ये पंक्तियां थी, मैंने पंक्तियों को स्तंभों में चेंज किया
तो इसकी पंक्तियों को मैंने स्तंभों में चेंज किया, तो इसके जो स्तंभ थे अपने आप पंक्तियों में बदल गए होंगे, वरना देख लीजिए इसके स्तंभ क्या क्या थे। ये स्तंभ था 2 9, तो ये खड़ा हुआ था, ये देखो पंक्ति बन गया 2 9। ये स्तंभ था 4 3, तो ये अपने आप से देखो पंक्ति बन गया 4 3। ये स्तंभ था बच्चों 5 1, ये अपने आप पंक्ति बन गया बच्चों 5 1। ठीक बच्चों, तो आपने देखा मतलब पंक्तियों को क्या किया हमने, स्तंभों में चेंज कर दिया, और जो स्तंभ थे वो पंक्ति बन गए, पंक्तियों में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार ये जो नया आव्यूह प्राप्त हुआ है, ये भी तो एक आव्यूह है भाई, ये भी तो एक आव्यूह है ना, है। तो ये जो नया आव्यूह प्राप्त हुआ है इसी को हम बोलेंगे बच्चों परिवर्त आव्यूह, और इसे ए डैश या ए टी से प्रदर्शित करते हैं। और एक बात और बच्चों, जब हम किसी आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं तो उसका जो ऑर्डर होता है ना वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, पलट जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, पलट जाता है। कैसे, अगर इसका क्रम बच्चों 2 गुणा 3 है तो इसका क्रम हो जाएगा बच्चों 3 गुणा 2, 3 गुणा 2। वरना आप देख लीजिए यहाँ पर 2 पंक्तियां थी तो 2 और 3 स्तंभ थे तो 3, अब यहाँ पंक्तियां 3 हो गई, देखो 1 2 3, तो 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ हो गए 2, तो क्रम बदल गया ना, 3 गुणा 2 पंक्ति गुणा स्तंभ, ये तो क्रम होता है। ठीक है बच्चों, तो किसी आव्यूह का यहाँ लिख देता हूं बच्चों, किसी आव्यूह का परिवर्त निकालने पर उसका क्रम, जिसे हम बोलते हैं बच्चों ऑर्डर, बदल जाता है। ठीक बच्चों, किसी आव्यूह का परिवर्तन निकालने पर उसका क्या होता है बच्चों, क्रम बदल जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर किसी का आव्यूह, सपोज एग्जांपल, किसी आव्यूह का जो क्रम है, सपोज मेरे पास एक आव्यूह है ए आई जे, ठीक है बच्चों, ये ए आई जे है, एक आव्यूह ए आई जे है, इसका क्रम क्या है बच्चों, इसका क्रम मान लीजिए m गुणा n है। ठीक है बच्चों, तो जब इसका बच्चों मैं परिवर्तन निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए जे आई, मतलब n गुणा m भी हम कह सकते हैं, n गुणा m। कैसे बच्चों, n गुणा m हो गया तो n गुणा m हो, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। कैसे बच्चों, भाई ए आई जे था, आई मैंने बताया था क्या होता है बच्चों, पंक्तियों को डिनोट करता है, और जे किसको डिनोट करता है बच्चों, जे स्तंभों को डिनोट करता है। तो इस समय ए आई जे है, मान लीजिए m गुणा n है, इसका जब हम क्या निकालेंगे बच्चों, ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे बच्चों, परिवर्त निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ए जे आई हो जाएगा। ये जो पंक्तियों को डिनोट कर रहा था वो अब स्तंभों को डिनोट करेगा, यानी जो पंक्तियां थी आई वो पहुंच जाएंगी स्तंभ की जगह, और जो स्तंभ था वो अब पंक्ति की जगह आ जाएंगी, जे आई हो जाएगा। यानी अगर m गुणा n क्रम है तो वो n गुणा m हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था मेरा आप परिवर्त आव्यूह को समझाने का कॉन्सेप्ट। तो आपको हर चीज एकदम क्लियर हो गई होगी। अब कोई भी आव्यूह हो यार, वो 3x3 का हो, 4x4 का हो, 2x1 का हो, 3x2 का हो, 4x1 का हो, समथिंग कुछ भी हो सकता है बच्चों। आपको उसका अगर परिवर्तन निकालना है तो कुछ नहीं करना, बस उसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करो, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करो, आ गया परिवर्तन आव्यूह। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज एक और आव्यूह सपोज आपको दे रखा है बच्चों 2 3 5 4। ठीक है बच्चों, आपको उसका परिवर्त निकालना है, तो परिवर्त क्या होगा बच्चों, परिवर्त आव्यूह तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ए डैश से लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये पंक्ति है इसको कॉलम में चेंज करो 2 3, ये पंक्ति है इसको कॉलम में चेंज करो 5 4, बस। तो ये पंक्ति थी कॉलम में चेंज कर दिया, और जो स्तंभ थे बच्चों वो पंक्तियों में चेंज हो गए, तो ये क्या हो गया बच्चों, इसका परिवर्त आव्यूह हो गया, यानी 80 हो गया। ओके बच्चों, तो कोई भी हो यार, ऑर्डर 2 गुणा 2 हो, 3 गुणा 3 हो, समथिंग कुछ भी हो यार, आप उसको परिवर्तन निकालना है ना बस, तो कुछ नहीं करना, उसकी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, वो उसका परिवर्त आव्यूह होगा। क्लियर, क्लियर ना, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका परिवर्त आव्यूह। अब यहाँ पर हम बच्चों परिवर्त आव्यूह के 2 टाइप के बारे में पढ़ेंगे, यानी परिवर्त आव्यूह 2 टाइप के होते हैं बच्चों। यहाँ पर कौन कौन से टाइप के, उसको ध्यान से समझिए बच्चों। यानी इसी के आधार पर, इसी के आधार पर बच्चों 2 प्रकार के आव्यूह और हैं, के
आव्यूह होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं बच्चों? नंबर एक तो बच्चों होता है आपका सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, जिसको हम बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से ही जानते हैं बच्चों। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है विषम सममित आव्यूह, ठीक है, विषम सममित आव्यूह, ठीक है बच्चों। इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। दो टाइप के आव्यूह को पढ़ेंगे हम परिवर्त आव्यूह के आधार पर। कौन कौन से टाइप के? नंबर एक बच्चों सममित आव्यूह, जिसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, और नंबर दो बच्चों विषम सममित आव्यूह, जिसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है सममित आव्यूह और क्या होता है आपका विषम सममित आव्यूह, इसको समझते हैं विद एग्जाम्पल, विदाउट एनी प्रॉब्लम। हर पॉइंट क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। बस रेगुलर देखते रहिए, ध्यान से समझते रहिए, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको भी ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों एक शर्त है, कोई भी आव्यूह सममित आव्यूह या विषम सममित आव्यूह कब होता है, उसके लिए शर्त क्या है बच्चों कि दोनों के दोनों आव्यूह वर्ग आव्यूह होने चाहिए। भाई यहाँ परिवर्त आव्यूह में तो आपको वर्ग आव्यूह हो या ना हो, कैसा भी हो, उसका परिवर्त तो हम निकाल सकते हैं, बट कोई भी आव्यूह सममित आव्यूह कब होता है, कोई भी आव्यूह विषम सममित आव्यूह कब होता है, उसके लिए शर्त यह है बच्चों कि दोनों के दोनों आव्यूह वर्ग आव्यूह हों, यानी दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों, समान होना चाहिए, और वो भी पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यानी कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि यानी कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह कब होता है, जब उसकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में समान हो। अगर उसमें 5 पंक्तियां हैं तो 5 ही स्तंभ होने चाहिए, और उसमें 4 पंक्तियां तो 4 ही स्तंभ होने चाहिए, और उसमें 3 पंक्तियां तो 3 ही स्तंभ होने चाहिए। ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक है बच्चों। यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए सममित आव्यूह के बारे में पढ़ते हैं, सममित आव्यूह होता क्या है। ओके बच्चों, इसके बारे में बात करेंगे। इसको मैं भी हटा देता हूं। ओके चलिए, तो सममित आव्यूह देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका परिवर्त उसी आव्यूह के, जिसका परिवर्त उसी आव्यूह के समान हो, ठीक है बच्चों। सममित आव्यूह कहलाता है, ठीक है बच्चों। यानी अगर कोई आव्यूह है वो सममित आव्यूह कब होगा, जब उस आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर होगा, तो वो सममित आव्यूह होगा। कैसे, देखिए एग्जांपल समझते हैं, हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा बच्चों बाय एग्जांपल। देखिए बच्चों, सपोज मेरे पास एक आव्यूह है बी, ठीक है बच्चों, ये है बच्चों। अब सबसे पहली शर्त मैंने क्या बताई कि इस आव्यूह का वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है। अगर ये वर्ग नहीं है तो फिर सममित आव्यूह नहीं बन सकता बच्चों। आव्यूह का वर्ग होना आवश्यक है, मतलब उस आव्यूह की पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज बच्चों 2 3 5, ठीक है बच्चों, 2 3 5 3 1 6 5 3 5 ले लीजिए, या फिर यहाँ पे ले लीजिए आप 6 9, ऐसे कुछ तो ले लीजिए बच्चों, ठीक है। ये आव्यूह है बच्चों, और बच्चों ये क्या है, वर्ग आव्यूह है या नहीं है। देखिए इसमें 1 2 3 3 पंक्तियां हैं और 1 2 3 3 स्तंभ में, तो 3 गुणा 3, तो ये क्या है बच्चों, एक वर्ग आव्यूह है बी, ठीक है। अब ये
जो है आपका जो सममितापी होगा या नहीं होगा, और सममितापी होगा तो कैसे होगा। तो सममितापी निकालने के लिए मैंने कहा था ऐसा वर्गाव्यूह, ऐसा वर्गाव्यूह, बच्चों ये 2 बार वर्ग हो गया ना, इसको एक हटा देते हैं। चलिए, ऐसा वर्गाव्यूह जिसका परिवर्त उसी आव्यूह के समान हो, सममिताव्यूह कहलाता है। जैसे बच्चों ये एक आव्यूह मेरे पास ये, और ये वर्गाव्यूह है, आप साफ देख रहे होंगे, 3 ही रो है 3 ही कॉलम है, तो ये वर्गाव्यूह है। अब इसका अगर मैं परिवर्त निकालूं और वो जो निकल के आया आव्यूह वो भी इसी जैसा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही, हूबहू, नो चेंज, तो फिर हम इसको कहेंगे बच्चों परिवर्त आव्यूह। ठीक है बच्चों, तो इसका अब हम परिवर्त निकालते हैं। तो b का परिवर्त यानी ट्रांसपोज निकालिए बच्चों, तो इसको b डैश लिख दो या b की पावर t लिख दो, एक ही बात है bt। अब देखिए इसका ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं बच्चों, किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, पीछे आ जाइए, अभी भी निकाला था मैंने। किसी आव्यूह का ट्रांसपोज यानी परिवर्त आपको निकालना है तो उसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दो यार, निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो बस इसकी पंक्तियों को चेंज करो बच्चों स्तंभों में। देखिए ये पंक्ति है बच्चों, इसको पंक्ति को पड़ी हुई लाइन है खड़ी कर दो, 2 3 5 है, तो इसको खड़ी करके लिखो 2 3 5। तो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में चेंज हो गई, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में चेंज करो, यानी 3 1 6 को लिखो 3 1 6। ठीक है, ऐसी तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में चेंज कर दो, यानी 5 6 9 5 6 9। इस तरीके से ये क्या मिल गया बच्चों, आपको एक आव्यूह मिल गया। ठीक है बच्चों, और अब आप चेक करिए, मैच करिए इससे, इसको क्या समान है, पूरी तरह समान है। सबसे पहले तो ये वर्गाव्यूह है, ये बात क्लियर है, क्योंकि 3 ही रो है 3 ही कॉलम है। ठीक है बच्चों, अब यार एलिमेंट चेक करिए क्या वास्तव में सेम है, देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या था 2 3 5 2 3 5, इसमें क्या है 3 1 6 3 1 6, इसमें क्या है 5 6 9 5 6 9, ये तो यार बिल्कुल सेम है। तो आपके सामने हमने क्या किया बच्चों, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज किया, पंक्ति को स्तंभ में चेंज किया, पंक्ति को स्तंभ में चेंज किया, और आपने देखा कि जो b है वो b डैश के बराबर आ रहा है बिल्कुल। तो बस इसी को बोलते हैं हम बच्चों परिवर्त आव्यूह। समझ में आया। ठीक है, अगर आपसे ये कहें कोई आव्यूह b दे दे, कहें इसका परिवर्त आव्यूह निकालो, आपका सम्मित आव्यूह निकालो, तो आपको सम्मित आव्यूह कैसे बताओगे आप। ठीक है बच्चों, कैसे बताओगे, यदि उसी आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर आ जाए तो उसे सम्मित आव्यूह कहते हैं। जैसे इसके लिए कंडीशन में लिख दूंगी बात तरीके से बच्चों, अगर कोई आव्यूह है a, उसका a डैश उसी के बराबर आ रहा है तो बस वो परिवर्त आव्यूह है। यहाँ देखिए कोई आव्यूह बच्चों b, इसका जो b डैश है वो b के ही तो बराबर आ रहा है, b डैश किसके बराबर आ रहा है, b के बराबर आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, परिवर्त आव्यूह बोलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। परिवर्त नहीं बच्चों, सम्मित आव्यूह, सॉरी क्या बोलेंगे, सम्मित आव्यूह बोलेंगे। ओके, ये चीज है। इसका b डैश जो है बच्चों b के ही तो बराबर आ रहा है, तो बस इसका जो b डैश है b का b डैश b के ही बराबर आ रहा है, तो बच्चों इसको हम बोलेंगे क्या, सम्मित आव्यूह। समझ में आया बच्चों, किस तरीके से हम सम्मित आव्यूह ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये एग्जाम्पल दे दिया यार, आपको एग्जाम्पल लेके देखो, अब इसको समझ लिया मैंने आपने, अब आपको एक एग्जाम्पल बनाओ अपनी तरफ से सम्मित आव्यूह का, तो बच्चों बहुत दिक्कत आएगी। क्यों, क्योंकि मैं आपको ये वाली बात बहुत पॉइंट ही बताने वाला हूँ बच्चों। अगर आप किसी सम्मित आव्यूह का एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो बच्चों वो एग्जाम्पल तभी बन पाएगा जब कुछ शर्तों का पालन होगा। ये क्या शर्तें हैं भैया, देखो ध्यान से समझिएगा, वरना आप यार दिमाग कितना भी मार लीजिएगा, बहुत मुश्किल लगेगी, मैं ये नहीं करा कर नहीं पाओगे यार, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, आप एग्जाम्पल नहीं बना पाओगे यार इसका। ठीक है, कैसे, देखिए पॉइंट की बात बताऊंगा बच्चों। देखो कभी भी आपको सम्मित आव्यूह का एग्जाम्पल देना है तो बस 2 बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये 2 बातों ध्यान रख लिया तो बच्चों आपका वो सम्मित आव्यूह का एग्जाम्पल तैयार बनना, एग्जाम्पल नहीं बन सकता बच्चों, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, खोपड़ी घूम जाएगी तब जाके कुछ होगा। देखिए कैसे, 2 मिनट में सम्मित आव्यूह का एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। कैसे बच्चों, देखिए पहली पंक्ति में आप गौर दीजिए, इसके अंदर बच्चों ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, गौर दीजिए क्या अंतर है बच्चों इनमें, कोई अंतर है, कोई अंतर ही नहीं है भैया, समान है। देखो 3 5 3 5 सेम है या नहीं है। और देखो बच्चों एक चीज, इसको देखो बच्चों,
ये क्या है बच्चों, ये भी समान है। तो बस यही है चेंज। अगर आपको कोई वर्ग आव्यूह लिया, अगर आपने उसके ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट आपस में समान ले लिए, बिल्कुल पहली पंक्ति का सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट और पहले स्तंभ का लास्ट और सेकंड लास्ट सेम है, और बच्चों ये वाला एलिमेंट यानी सेकंड वाली पंक्ति का लास्ट अवयव और थर्ड वाली पंक्ति का सेकंड लास्ट अवयव, या हम कह सकते हैं कि सेकंड वाले स्तंभ का लास्ट अवयव, ठीक है, सेकंड पंक्ति का लास्ट अवयव और सेकंड स्तंभ का लास्ट अवयव सेम है, तो फिर बच्चों ये एक सममित आव्यूह का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस अगर आपको वाकई में एग्जाम्पल देना है सममित आव्यूह का, तो बस इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, ये वाली नंबर और ये वाली नंबर सेम होनी चाहिए, बिल्कुल उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग, और ऐसे ये होने चाहिए। तो फिर हम आराम से जब भी इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो पक्का ये इसके बराबर आएगा। ओके बच्चों, तो ये था बच्चों सममित आव्यूह। किसी आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर है तो उसको हम उसका सममित आव्यूह कहते हैं। ओके बच्चों, तो आप समझ रहे होंगे सममित आव्यूह क्या होता है एग्जाम्पल से। आप ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस ध्यान क्या रखिएगा बच्चों, ध्यान ये रखना है कि वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है। अगर वर्ग आव्यूह नहीं हुआ तो बात नहीं बनेगी बच्चों, वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है। ठीक है, और उसी का परिवर्त उसी के बराबर आए, यानी कि ये वाली शर्त का पालन हो, इस शर्त का पालन हो तो बच्चों सममित आव्यूह होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे बच्चों विषम सममित आव्यूह के बारे में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है बच्चों, इसे हटा दें। अब दूसरे टाइप का आव्यूह क्या बताया था मैंने बच्चों, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह जिसे हम बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए बच्चों, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका परिवर्त उसी ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त उसी आव्यूह के ऋणात्मक के समान हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे बच्चों, तो इस प्रकार के आव्यूह को, इस प्रकार के आव्यूह को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई आव्यूह है, ठीक है, अगर उसी आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह के ऋणात्मक के बराबर आ जाए, इट मींस वी कैन से इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बच्चों, जैसे इसकी शर्त कंडीशन में लिख देता हूं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूं, अगर उसी का जो है परिवर्त उसी के ऋणात्मक के बराबर आ जाए, किसी आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह के ऋणात्मक के बराबर आए, इट मींस वी कैन से इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बस ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, जब भी आप विषम सममित आव्यूह का एग्जांपल देते हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, क्या वो मैं नोट डाक लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे, विषम सममित आव्यूह के लिए उसके मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल्स, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य होना
चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी उसका जो मेन डायगोनल्स है, मुख्य विकर्ण है, प्रिंसिपल डायगोनल्स है, उसका एवरी एलिमेंट आर 0। ठीक है, तो फिर वो क्या होगा बच्चों, आपका सममित आव्यूह का एग्जाम्पल बन जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं एक बच्चों, देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आव्यूह दे रखा है आपके पास ए है बच्चों, ठीक है, आपने लिया 0 5 6, ठीक है बच्चों, -5 0 3 -6 -3 0, ये आपने एक ले लिया बच्चों। तो इसमें आप गौर दीजिए बच्चों, इसका जो मुख्य विकर्ण है ये चीज, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 0 है क्या है। ठीक है बच्चों, अब निकालिए आप इसका क्या करना है हमें। विषम सममित आव्यूह कैसे होता है बच्चों, जब उसी का परिवर्त उसी के ऋणात्मक के बराबर आ जाए तो फिर हम उसको बोलेंगे उसका विषम सममित आव्यूह, अदरवाइज वो विषम सममित आव्यूह नहीं होगा। तो चेक करते हैं क्या ये वाली बात सत्य है, क्या इसी आव्यूह का परिवर्त इसी आव्यूह के ऋणात्मक के बराबर आ रहा है। तो पहले निकालते हैं बच्चों इसका परिवर्त, फिर निकालेंगे इसका ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, पहले निकालते हैं इसका बच्चों परिवर्त, फिर निकालेंगे इसका ऋणात्मक और देखेंगे क्या बराबर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए बच्चों ए का परिवर्त निकालो, तो ए का निकालो बच्चों परिवर्त। तो आप जानते ही हैं किसी आव्यूह का परिवर्त कैसे निकालते हैं, मैं पीछे बता चुका हूँ, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दो, बस निकल आया परिवर्त। तो निकालिए बच्चों, देखिए पंक्ति को चेंज करो स्तंभ में, तो 0 5 6 है, 0 5 6, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तो -5 0 3 -5 0 3 -6 -3 0 -6 -3 0। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया आपका परिवर्त आव्यूह तो आ गया। अब इसी का ऋणात्मक और निकालो यार, इसका ऋणात्मक अगर इसी के परिवर्त के बराबर आ गया तो होगा क्या विषम सममित आव्यूह। अब इसका बच्चों आप निकाल के देखो, हाँ ऋणात्मक यानी कि हम कह सकते हैं -a निकालो, ब्रैकेट मत लगाओ, चलो ऐसे लिख दो -a, इसका बच्चों -a निकालो, ये ऋणात्मक निकालो। तो a का -a निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूंगा, बस कुछ नहीं यार कि माइनस है सब माइनस से गुणा कर दो प्रत्येक एलिमेंट में। ठीक है, ये तो होगा। तो ये मेरे पास आव्यूह है, इसका मैं माइनस कैसे निकालूंगा, तो माइनस का मतलब है बच्चों आव्यूह के प्रत्येक अवयव में माइनस से गुणा कर दो, माइनस से निकल आएगा। तो माइनस से गुणा करो भैया, तो 0 में करेंगे माइनस से तो 0 ही आएगा, माइनस से करेंगे बच्चों 5 में मल्टीप्लाई तो -5 आएगा, फिर माइनस का बच्चों करेंगे 6 में तो क्या आएगा -6 आएगा। इसी पर यहाँ पर आप माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो +5 हो जाएगा। यहाँ पर आप माइनस से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आप माइनस से गुणा करोगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा, यहाँ पर आप माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, यहाँ पर आप माइनस से गुणा करोगे तो 0 ही रहेगा। ओके बच्चों, और अब आप देखिए, अब आप चेक कीजिए क्या a' बराबर -a है, अगर है तो ये एक विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल है, अदरवाइज नहीं। देखिए चेक करते हैं यार, तो a का परिवर्त a के ऋणात्मक के बराबर है, यानी ये दोनों इक्वल हैं। तो चेक करिए 0 -5 -6 0 -5 -6 5 0 -3 5 0 -3 6 3 0 6 3 0। इट मीन्स दोनों का जो एवरी एलिमेंट है वो क्या है बच्चों इक्वल है। ठीक है, यानी a' का प्रत्येक अवयव और -a का प्रत्येक अवयव क्या है बच्चों बराबर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एक विषम सममित आव्यूह है। ओके, तो शर्त क्या है, बस आपको शर्तों पर फोकस रखना है। विषम सममित आव्यूह है तो भैया a' बराबर -a है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। सममित आव्यूह है तो a' बराबर a, दो शर्तों पर ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको सममित आव्यूह में बताया था बच्चों कि एग्जाम्पल कब बनेगा, वरना आप दिमाग मारते मारते परेशान हो जाओगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तब जाके कहीं बन पाएगा। और नहीं तो आपको 2 मिनट में पहचानना है कि भैया आपको विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल देना है, तो कैसे देंगे आप, तो कुछ नहीं करना आपको। देखिए बस गौर कहाँ का देना है, आप गौर दीजिए, यहाँ भी इसको देखिए और इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, समान तो हैं बट बच्चों चिन्हों में ये विपरीत हैं, साइन में क्या है बच्चों ये विपरीत हैं, अपोजिट हैं। जैसे ये माइनस का 5 है तो ये प्लस का 5, ये माइनस का 6 है तो ये प्लस का 6, और यहाँ देखिए बच्चों ये माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3, ये चीज का अंतर है। अगर आप इन चीजों पर फोकस कर लेंगे, और वर्गाव्यूह तो होना ही होना चाहिए, वर्गाव्यूह ऐसा मत करना है, वर्गाव्यूह ना हो तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी बहुत कर्री वाली, ठंडी बात बनेगी बच्चों। तो वर्गाव्यूह होने के साथ साथ ये आपको फोकस करना है। ठीक है बच्चों, और
मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 0 होना चाहिए। अगर इन शर्तों का पालन हुआ तो ये एक विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल बन जाएगा। ओके बच्चों, तो हमने यही प्रूफ कर दिया यहाँ पर कि ए आव्यूह का जो ए डैश है वो उसी के -a के बराबर है। इट मीन्स वी कैन से इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो आपने दो प्रकार के आव्यूह के बारे में पढ़ा, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। दोनों की बातें आपको ध्यान रखें। ये शर्तों का अगर आप पालन करेंगे तो विषम सममित आव्यूह और सममित आव्यूह को आप विदाउट टेंशन अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये थे आपके दो टाइप के आव्यूह। इस परिवर्त आव्यूह के आधार पर सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स और विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि आप अच्छे से बच्चों समझ गए होंगे अब। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर दो थ्योरम्स और हैं, उन्हें आप ध्यान से और समझ लीजिए। देन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट इस एक्सरसाइज का, और फिर आप क्वेश्चंस करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं बच्चों कोई भी पॉइंट आपको परेशान नहीं करेगा। अब थ्योरम क्या है बच्चों, थ्योरम को समझते हैं। ठीक है बच्चों, थ्योरम क्या है बच्चों, प्रमेय क्या है बच्चों, ये थ्योरम है क्या, इसको समझते हैं बच्चों। ठीक है, यानी प्रमेय नंबर 1 क्या है बच्चों, यानी ये है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई आव्यूह है ए, वो भी वर्ग आव्यूह, ये ध्यान रखिएगा, वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, मैं यहां बता देता हूं, वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, यहाँ इस बात के लिए वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है, यानी जो भी आव्यूह होगा वो वर्ग होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थ्योरम बच्चों ये कहती है कि यदि कोई वर्ग आव्यूह ए है तो बच्चों a प्लस ए डैश बराबर क्या होगा, यदि कोई वर्ग आव्यूह ए है तो a प्लस ए डैश क्या होगा बच्चों, ये एक सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह। ठीक है, अगर हमारे पास कोई आव्यूह ए है और वो वर्ग आव्यूह है तो हम उसका परिवर्त उसी में जोड़ेंगे, तो जो निकल के आएगा फाइनली वो क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा। यानी किसी आव्यूह में उसी के परिवर्त को अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो नया आव्यूह प्राप्त होता है वो आव्यूह एक सममित आव्यूह होता है। ये कहती है बच्चों ये थ्योरम। ठीक है, और एक और बात कहती है कि यदि a माइनस ए डैश निकालें, यानी किसी आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह से बच्चों घटा दें, तो जो आव्यूह मिलेगा वो एक विषम सममित आव्यूह होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये कहती है थ्योरम नंबर 1, क्या कहती है कि a प्लस ए डैश क्या होता है बच्चों, a प्लस ए डैश सममित आव्यूह होता है, और a माइनस ए डैश क्या होता है बच्चों, ये विषम सममित आव्यूह होता है। ये कहती है हमारी थ्योरम नंबर 1, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी कभी आपका a प्लस ए डैश निकालें तो वो क्या होगा पक्का, बस ध्यान क्या रहे, शर्त ये है कि ये वर्ग होना आवश्यक है बच्चों। अगर आप किसी वर्ग आव्यूह a का परिवर्त उसी में जोड़ेंगे तो जो फाइनली मिलेगा वो क्या मिलेगा, सममित आव्यूह। ठीक है, और आप कभी भी किसी वर्ग आव्यूह a का परिवर्त उसी में से घटा दोगे तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक विषम सममित आव्यूह मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये कहती है थ्योरम आपकी कि किसी वर्ग आव्यूह a में उसी के परिवर्त को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो नया रिजल्ट मिलेगा, नया आव्यूह मिलेगा, वो क्या होगा, एक परिवर्त, वो होगा आपका सममित आव्यूह। और किसी आव्यूह a में उसी के ऋणात्मक परिवर्त को घटा दोगे, यानी कह सकते हैं कि किसी आव्यूह a में उसके परिवर्त को घटा दोगे तो जो नया आव्यूह प्राप्त होगा वो क्या होगा बच्चों, आपका एक विषम सममित आव्यूह होता है। ठीक है बच्चों, ये कहती है थ्योरम नंबर 1। ठीक है, चलिए अब थ्योरम एक और है बच्चों। ये थ्योरम क्या कहती है बच्चों, इसके लिए भी शर्त यही है बच्चों कि वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है। प्रमेय बच्चों 2, ये क्या है बच्चों, ये क्या कहती है बच्चों, ये कहती है कि किसी वर्ग आव्यूह a को सममित आव्यूह
और विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी अगर हमारे पास कोई अवयव है, वर्ग अवयव है ए, तो उसको हम सममित अवयव या विषम सममित अवयव, विषम में समसम्मित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी अवयव ए है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई अवयव है ए, ठीक है, तो इसको मैं सममित प्लस विषम सममित, विषम सममित लिख सकता हूं, कह सकता हूं। ठीक है, ए बराबर सममित प्लस विषम सममित अवयव। ओके बच्चों, कैसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास सपोज बच्चों ए है, मेरे पास ए है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत है ए, तो क्या मैं इस ए को इस तरीके से ले सकता हूं बच्चों, ए डैश ए डैश और डिवाइड बाई 2। मेरे पास कोई अवयव था बच्चों ए, क्या किया मैंने इस ए में ए डैश जोड़ दिया, ए डैश घटा दिया और ए जोड़ दिया और डिवाइड बाई 2 कर दिया। क्या ये रिजल्ट बच्चों ए ही है? ऑफ कोर्स भाई ये ए ही तो है पूरा का पूरा, वरना आप देख लीजिए ये ए है। कैसे बच्चों, देखिए ए प्लस ए डैश से माइनस ए डैश कट गया और ए 2a और 2 से 2 कट गया तो ए ही तो बचा। तो क्या मैं यार इस ए को ऐसे नहीं लिख सकता? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इसको सॉल्व करके वापस मुझे ए मिल रहा है, इट मीन्स दैट वी कैन से इट इज ए है ये। ठीक है, कैसे देखो भैया, सॉल्व कर लो ना, इसको जोड़ो, सॉल्व करो इसको। प्लस ए डैश से माइनस ए डैश कट गया, क्या बचा एक ए और एक ए, 2a और 2 से 2 कट जाएगा तो ए तो बचेगा, तो ये ए ही तो है। तो बस इस ए को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, मॉडिफाई करके लिख लिया। ठीक है बच्चों, ये चीज। अब यार ये सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में कैसे लिखा जाएगा वो देखिए। अब देखो a प्लस ए डैश डिवाइड बाई 2 कर सकता हूं मैं इसे, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, आप इसको हम एक पास ले लेते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस ए डैश और इसको एक ब्रैकेट में लीजिए a माइनस ए डैश। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या है बच्चों 2, डिवाइड बाई क्या है बच्चों ये 2 है। तो एक तरीके से आप देखिए ये क्या हो गया बच्चों, a प्लस ए डैश और प्लस a माइनस ए डैश 1/2। तो ये देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा आपको, ये चीज क्या है, मैंने अभी भी आपको बताई थी लास्ट में कि a प्लस ए डैश क्या होता है बच्चों, a प्लस ए डैश सममित अवयव होता है, सममित अवयव। और a माइनस ए डैश क्या होता है बच्चों, विषम सममित अवयव होता है। अभी थ्योरम नंबर 1 में मैंने आपको ये बात समझाई थी। वो थ्योरम ये कहती थी कि किसी अवयव में उसके परिवर्त को जोड़ देंगे तो वो एक सममित अवयव होगा, और किसी अवयव में उसी के परिवर्त को घटा देंगे तो वो एक विषम सममित अवयव होगा। तो बस, और ये थ्योरम ये कह रही है कि किसी अवयव ए को, ये क्या है बच्चों, सममित अवयव, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1। ठीक है बच्चों, ये क्या है, सममित अवयव, ये सममित अवयव। और ये क्या है बच्चों, विषम सममित अवयव। ठीक है बच्चों, तो किसी अवयव ए को सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योगफल, किसी अवयव ए को सममित अवयव विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स किसी अवयव ए को सममित अवयव विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सममित अवयव विषम सममित अवयव का योगफल ही तो है, इस रूप में हमने लिख दिया इसको। किसको, ए को, यार ये ए ही तो है, सॉल्व आउट करोगे यही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये है थ्योरम नंबर आपकी 2। तो आप समझ रहे होंगे थ्योरम नंबर 1 क्या है, थ्योरम नंबर 2 क्या है। यानी हम ये कह सकते हैं कि a बराबर a प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश डिवाइड बाई 2। इट मीन्स दैट वी कैन से कि किसी वर्ग अवयव को, किसी वर्ग अवयव को ध्यान रखिएगा, किसी वर्ग अवयव a को हम सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये थी आपकी दोनों थ्योरम्स जिनको आप भली भांति बच्चों
समझ गए होंगे। ओके, अब हम बच्चों बात करेंगे, दो चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों। क्या है बच्चों, देखिए अगर हमारे पास कोई आव्यूह ए है, ठीक है बच्चों, अगर मैंने इस ए का निकाला ए डैश और फिर से इस ए डैश का मैंने एक और डैश निकाल दिया, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए डैश निकाला, ठीक है, और फिर इसका तो मैंने निकाला ए डैश और इसी का बच्चों मैंने निकाला इसका ए डैश का होल डैश। इट मीन्स कि ए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह और फिर उस परिवर्त आव्यूह का भी एक और बार परिवर्त, तो ये जो बराबर होगा बच्चों, ये वाकई में ए के ही बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये और ये बच्चों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इट मीन्स कि ए जो है वो ए डैश के होल डैश के बराबर होता है। किसी आव्यूह का परिवर्त उसी मूल आव्यूह के बराबर होता है। ए बराबर होता है ए डैश के होल डैश के। ठीक है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं कि ये पिछली एक्सरसाइज का टॉपिक है थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चों को लास्ट एक्सरसाइज में दो आव्यूहों का बच्चों आपस में गुणा करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो रही थी, और होनी भी चाहिए क्योंकि वो यार कंफ्यूजन का ही टॉपिक है थोड़ा सा। चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए मैं आपको दो एग्जांपल लेके समझाऊंगा, दो आव्यूह गुणा कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले सपोज मेरे पास एक आव्यूह है 5 4 1 3, एक आव्यूह मेरे पास बच्चों b है। ठीक है बच्चों, इसका ये बच्चों मेरे पास इसका एग्जांपल ले सकता हूं मैं 9 6 3 4 5 1। ठीक है बच्चों, ऐसे ना लीजिए आप इसको लीजिए इस तरीके से 1 6। ठीक है बच्चों, ये है मेरे पास, ये मैंने दो एग्जांपल ले लीजिए, दो आव्यूह है मेरे पास। ठीक है, तो ये ए है और बी है, मैं इसका ए भी निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकालूंगा? तो मैं आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, मैंने दो पहले भी बताई थी, फिर समझा रहा हूँ। बच्चों ने ध्यान से नहीं सुना होगा, समस्या सिर्फ इसी वजह से आ रही है। अगर आप वहाँ फोकस करते तो समस्या बच्चों नहीं आती। मैंने आपको वहाँ बताया था बच्चों, जब भी हम ए और बी का गुणा करेंगे तो ए और बी का करने का मतलब है पहले ए बाद में बी। अगर ये पहले बी बाद में ए हो गया तो बात बिगड़ जाएगी। ए बी मीन्स पहले ए ही होना चाहिए। आप ए बी बराबर बी ए नहीं कह सकते, ये भी मैंने आपको समझाया था कि ए बी बराबर नहीं होता है बी ए के हर केस में। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ए बी निकालना है मुझे। तो देखिए ध्यान रखें हमेशा जब भी आप कभी निकालें तो बस उसका क्रम देखें आप। इसका क्रम क्या है कि सर 2 गुणा 2, इसका क्रम क्या है कि सर 2 गुणा 3। तो बस हमेशा ये ध्यान रखें बच्चों, जब भी कभी दो आव्यूह का आप गुणा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, कुछ मत देखो, क्रम देखो। क्या देखो? क्रम। क्रम में भी क्या देखो, इसका सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला ये सेम होने चाहिए। अगर ये समान नहीं है बच्चों, अगर ये समान नहीं है तो गुणा हो ही नहीं सकता। आगे आपका सोचना व्यर्थ है, बेकार है। आगे आप दिमाग लगाइए मत, छोड़ दो भैया, गुणा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों इस आव्यूह का सेकंड और इस आव्यूह का फर्स्ट समान नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आपको यही चेक करना है जब भी आप गुणा करें। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है बच्चों, ये स्तंभ ही तो है भाई, ये पंक्ति और दूसरे क्या होते हैं, ये स्तंभ। तो ये स्तंभ है बच्चों, स्तंभों की संख्या। और ये क्या बच्चों? पंक्ति, पंक्तियों की संख्या। यानी कि दो आव्यूह का गुणा तभी संभव है जब पहली आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरी आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। और ये बात मैंने नोट करके लिखाई थी बच्चों, समझे? दो आव्यूह का गुणा तभी पॉसिबल होता है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या। इट मीन्स पहले आव्यूह का सेकंड और सेकंड आव्यूह का फर्स्ट, ये चीज समान होनी चाहिए। अगर ये समान है तभी गुणा संभव है, वरना आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा बच्चों, गुणा हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, या तो दोनों के ऑर्डर सेम हो या तो दोनों के क्रम समान हो। यहाँ पर 2 गुणा 2 है, यहाँ भी 2 गुणा 2 होता, तब भी तो ये समान ही था। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह अगर नहीं है, ऑर्डर सेम नहीं है, वर्ग आव्यूह नहीं है दोनों, अगर दोनों वर्ग आव्यूह नहीं है तो शर्त फिर क्या देनी है? पहले तो यार ये देखो कि दोनों वर्ग आव्यूह हैं, दोनों वर्ग आव्यूह हैं तो गुणा संभव है ही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वर्ग आव्यूह ना हो तो फोकस आपको ये देना है कि ये और ये
भाई ये दोनों समान होनी चाहिए, समान होगा तभी गुणा होगा। समझ में आया? तो इस बात को आपको चेक करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात क्या है बच्चों, इनका गुणा कैसे करेंगे, इनका गुणा कैसे करेंगे। देखिए, तो 2 गुणा 2 क्रम है बच्चों इसका, और इसका क्रम था 2 गुणा 3। तो ये चीज समान होनी चाहिए, ये बात आप समझ गए। दूसरी चीज, अब गुणा कैसे करते हैं। गुणा बच्चों करते हैं पंक्ति का गुणा करते हैं बच्चों स्तंभ के साथ, यानी पहले आव्यूह की पंक्ति का फर्स्ट आव्यूह की पंक्ति का सेकंड आव्यूह के स्तंभ में गुणा करेंगे। फर्स्ट आव्यूह की पंक्ति का इस आव्यूह का, यानी आप अगर ए बी निकाल रहे हैं तो इसकी तो सभी पंक्तियों का गुणा होगा और इसके सभी स्तंभों में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके स्तंभों को इसकी पंक्तियों में कर दें, नहीं। गुणा जब भी करते हैं तो पहले आव्यूह की पंक्तियों को गुणा करते हैं और दूसरे आव्यूह के स्तंभों में करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, गुणा कैसे करते हैं देखिए, समझिए। ये इस तरीके से मैंने आपको बताया होगा। तो भैया पहले क्या करेंगे, पहले आप ये देख लो यार इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं। कि सर कुछ नहीं, 1 और 1 दो पंक्तियां हैं। इसके अंदर कितने स्तंभ है, सर 1 2 3 3 स्तंभ है। तो एक बात नोट कर लो दिमाग में हमेशा के लिए, क्या कि पहली पंक्ति है ना, ये पहली पंक्ति सभी स्तंभों के साथ गुणा करेगी, सभी स्तंभों के साथ। पहले आव्यूह की जितनी भी पंक्तियां हैं दूसरे आव्यूह के सभी स्तंभों के साथ गुणा करेंगी और संगत अवयवों का संगत अवयव में गुणा होगा। कैसे, देखो पहले काम नंबर आएगा पहली पंक्ति का, पहले इस पंक्ति का नंबर आएगा और ये पहली पंक्ति जाके पहले स्तंभ के साथ गुणा करेगी। जब इसके साथ गुणा हो जाएगा फिर दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेगी, फिर इसके साथ हो जाएगा फिर तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करेगी। यानी फर्स्ट करेगी पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, फिर तीसरे स्तंभ के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ। ये होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले सेकंड के साथ कर दे बाद में फर्स्ट के साथ कर दे, नहीं। ऑर्डर, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा करेगी पहले, फिर दूसरे स्तंभ के साथ करेगी, फिर तीसरे स्तंभ के साथ करेगी। और देखिए इसका ये पहला अवयव है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यार ये A11 है और ये A12 है और ये क्या है बच्चों, ये दूसरी आव्यूह है तो उसको हम कह सकते हैं B11 और ये B21 है। ये कौन सा है बच्चों, B21। यानी इसका जो गुणा होगा वो इसके साथ होगा और इसका जो गुणा होगा वो इसके साथ होगा। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका गुणा इसके साथ हो जाए, इसका गुणा इसके साथ हो जाए, नहीं। पहली पंक्ति के पहले अवयव का गुणा पहले स्तंभ के पहले ही अवयव में होगा। इसी प्रकार पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का गुणा पहले स्तंभ के दूसरे अवयव में होगा। ऐसे ही पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का गुणा पहले स्तंभ के तीसरे अवयव में, चौथे अवयव का चौथे अवयव के साथ, पांचवें अवयव का पांचवें अवयव के साथ। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दो ध्यान क्या रखनी है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करो पहले, और गुणा कैसे करोगे, पहली पंक्ति के पहले अवयव का स्तंभ के पहले अवयव के साथ, पंक्ति के दूसरे अवयव का स्तंभ के दूसरे अवयव के साथ, पंक्ति के तीसरे अवयव का स्तंभ के तीसरे अवयव के साथ, पंक्ति के चौथे अवयव का स्तंभ के चौथे अवयव के साथ। मतलब पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, चौथे का चौथे के साथ, पांचवें का पांचवें के साथ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कब हो सकता है, ये पॉसिबल कब है, जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो फोकस है ओनली क्वेश्चन के ऊपर हो। हमारा जो फोकस है, देखो जो ध्यान है वो हमारा केंद्रित होना चाहिए जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस क्वेश्चन की बात पर। इधर उधर ना भटके, वहीं भटक गया वहीं गलती हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो जाएगा, फिर बिल्कुल सेम तरीका ये है, फिर दोबारा से इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे और पहले एलिमेंट का पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, चौथे का चौथे के साथ, ऐसे ही फिर इसका तीसरे के साथ करेंगे। पहली पंक्ति का जितने इसमें स्तंभ में सबके साथ होगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कंप्लीट, फिर दूसरे स्तंभ में कंप्लीट, फिर तीसरे स्तंभ में कंप्लीट। बस अब कोई स्तंभ है नहीं, तो बस पहली पंक्ति का काम खत्म। अब सेम ऐसे सेकंड पंक्ति के साथ बिहेव कराना है। सेकंड पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा होगा, फिर सेकंड पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में, जितने भी स्तंभ में सभी स्तंभों में होगा पहले इस पंक्ति का। ठीक है बच्चों, पहले फर्स्ट पंक्ति का कर दिया तीनों के साथ, अब सेकंड पंक्ति का कर दो सभी के साथ, और संगत अवयव का संगत अवयव के साथ। इस बात को मत भूलना। ठीक है बच्चों, गुणा होता है। देखिए अब लिखते कैसे हैं मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे मेरे पास एक आव्यूह है बच्चों A 1 2 3 2 3 1 2 0 और 2 1 2 1 कुछ भी लिख दो यार। B है मेरे पास एक
163251213 ये है बच्चों। ठीक है, अब ये दोनों कैसे आप भी, मैंने क्या बताया था बच्चों, दोनों वर्ग आप भी होने चाहिए। देखिए मैं 3/3 का इसलिए समझा रहा हूँ, सॉरी ये 3/3 है, 3/3 का मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहले तो हमें क्या देखना है, चाहे वो वर्ग आप भी हो या ना हो तो अच्छी बात है, फिर तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर है भी या नहीं भी है तो आपको इस चीज पर फोकस करना है, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट समान है या समान है तो गुणा होगा, तो गुणा संभव है, और समान नहीं है तो गुणा हो ही नहीं सकता, गुणा हो ही नहीं सकता। अब गुणा कैसे करेंगे ये चीज देखिए आप बच्चों। ठीक है, गुणा करते हैं इसका इसमें। ठीक है बच्चों, और कैसे करते हैं बच्चों, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ, ठीक है, गुणा करेंगे, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ गुणा होगा। ठीक है, और तीसरे एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट के साथ, संगत अवयवों का गुणा संगत अवयव, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, कैसे करते हैं बच्चों, देखो इसका पहले इसमें, तो 1 का ग्रीन वाले का ग्रीन वाले से, ब्लैक वाले का ब्लैक वाले से, रेड वाले का रेड वाले से। ठीक है बच्चों, तो 1 का 1 में करेंगे 1, फिर प्लस करके लिखते हैं इनको, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में जब गुणा करते हैं तब पूरा गुणा नहीं हो जाता, उनको आपस में प्लस करके लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो 1 का 1 के साथ 1 आएगा, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई के साथ 4 आएगा, 3 का 3 के 2 के साथ के साथ 6 आएगा। लिख दिया ऐसे ही, तो ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। बस आप 2-3 बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे, प्रॉब्लम खत्म। अब इसका तो इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया पहले, अब इसी का अब होगा इस वाले के साथ, स्तंभ के साथ, और वही तरीका आपको ध्यान रखना है। तरीका क्या आपको ध्यान रखना है कि इसका तो हो गया ना, इसका हो गया, चलिए अब आपको ध्यान क्या रखना है कि वही पहले एलिमेंट का पहले के साथ, ठीक है, दूसरा एलिमेंट का दूसरे के साथ, ठीक है, तीसरे एलिमेंट का तीसरे के साथ करिए। भैया 1 का 6 में 6, 2 का 5 में 10, 3 का 1 में 3, क्लियर। चलिए अब इसका काम खत्म हो गया। ऐसे ही अब इसका इसके साथ करने वाले हैं, इसका करने वाले हैं बच्चों इसके साथ, तो बस ध्यान आपको रखना है। ठीक है बच्चों, अब इसका होगा इस वाले के साथ, सेम ऐसे ही देखिए, ग्रीन वाले का ग्रीन वाले के साथ, ठीक है बच्चों, रेड वाले का रेड वाले का रेड वाले के साथ, और ब्लैक वाले का बच्चों होगा ब्लैक वाले के साथ। बस, तो 1 का करिए पहले 3 के साथ के सर 3 आएगा, 2 का करिए 1 के साथ तो सर 2 आएगा, 3 का करिए 3 के साथ के सर 9 आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये अब पहली पंक्ति का गुणा पूरा हुआ है, पहली पंक्ति का गुणा हुआ है बच्चों ये पूरा। तो आप समझ गए कि 2 पंक्तियों का गुणा, 2 अवयवों का गुणा कब संभव होता है। आप समझे कि पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, और संगत अवयवों का संगत अवयव के साथ। ये बात जैसे आप देखिए, पहली 1, 2 या 3 बार आप बहुत सावधानी से गुणा करो, चाहे 10 मिनट ले आओ, 15 मिनट ले आओ, 20 मिनट ले आओ, लेकिन समझ के करो। अब सेम ऐसे ही इसका करो। अब भाई इसका काम खत्म हो गया, इसका 3 स्तंभों में हो गया, इसका काम खत्म। अब इस वाली का पहले स्तंभ में करो ये, और संगत अवयव का संगत के साथ, तो 2 का 1 में करेंगे 2, प्लस फिर दूसरे एलिमेंट का इसी के दूसरे एलिमेंट के साथ, 3 दूनी 6, फिर तीसरे एलिमेंट का इसी के तीसरे एलिमेंट के साथ, तो 1 दूनी 2। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया, और दूसरी पंक्ति का ही बच्चों दूसरे स्तंभ में करो, और संगत अवयवों का संगत अवयव के साथ, तो पहले का पहले के साथ 2 6 जा 12, दूसरे का दूसरे के साथ, भाई इसका दूसरा और इसका दूसरा, तो 3 पंजे 15, तीसरे का तीसरे के साथ, 1 का 1 में 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ हो गया, और दूसरी पंक्ति के बच्चों तीसरे स्तंभ में करो। तो देखियो 2 का करेंगे पहले का पहले के साथ, पहले का पहले के साथ, 2 3 6, 3 का 1 में, दूसरे का दूसरे के साथ, 3 1 3, 1 का 3 में, 1 3 3। ठीक है बच्चों, अब ये दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा हो गया। अब सेम तीसरी पंक्ति का करो भैया, तीसरी पंक्ति का ऐसे ही पहले स्तंभ में, फिर तीसरी पंक्ति का ही दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ में, जितनी भी स्तंभ में संभव होता है। जैसे खत्म, मामला खत्म। अब गुणा कैसे करेंगे, पहले एलिमेंट का पहले के साथ, फिर दूसरे एलिमेंट का दूसरे के साथ, तीसरे एलिमेंट का तीसरे के साथ, तो करो 1 का 1 में 1, 2 का 2 में 4, 1 का 2 में 2। तो ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करो, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ,
तीसरे का तीसरे के साथ, तो 1 का 6 में 6, 2 का 5 में 10, 1 का 1 में 1। फिर इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, तो 1 का 3 में 3, 2 का 1 में 2, 1 का 3 में 3, और ये गुणा कंप्लीट। इस तरीके से आपको गुणा करना है, हर पॉइंट पर गौर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 आव्यूह का गुणा करते हैं। अब आप इनको जोड़ लेंगे, जोड़ के जो भी आव्यूह मिलेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट। आपने अगर ये वीडियो बच्चों पूरा देख लिया होगा तो वाकई में आपको जब मैं इसके बाद नई एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें आपको किसी भी पॉइंट पे समस्या नहीं आएगी। और ध्यान क्या रखना है बच्चों, आज आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं कर पाया। आज आपको दिन में, ठीक है, आज आपको दोपहर के बाद 2 या 2:30 बजे के समथिंग, क्योंकि थोड़ा सा अभी मुझे और भी काम है, आपसे ही संबंधित है, और कोई काम क्या होगा, मुझे पढ़ाने के सिवा कोई काम ही नहीं होता है, तो थोड़ा सा और वर्क करना है आपके काम के ऊपर। उसके बाद बच्चों आज आपको चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन के 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं बच्चों, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। और बच्चों वो क्वेश्चंस मैं कहां से दूंगा, हर्षरूप शर्मा, एनसीईआरटी, अजय अग्रवाल, विद्या, मॉडल पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर, प्रीवियस पेपर्स, इन सब से छांट के दूंगा बच्चों, जो बहुत बार आए होंगे और जो हर बार देखे जाते हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम में, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तो बच्चों अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको सीरीज देने वाले हैं, और वो सीरीज बच्चों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो आप उसको जरूर देखिएगा और उन क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व कीजिएगा, और फिर उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं आपको वो जरूर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आज ही संडे के दिन आपको बच्चों पहले चैप्टर की संबंध एवं फलन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। आपने सॉल्व कर दिएगा, ना आए तो मैं उनको बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में किसी में भी पूरा सॉल्यूशन दूंगा, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है बच्चों। तो बस ये बात सब जगह फैला दो जितने भी बच्चे हैं कि आज से एक क्लासेस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो गई हैं, और उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा, बिल्कुल भी देरी नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अब चैप्टर वाइज ऐसे ही पहले चैप्टर दे देंगे, फिर कुछ दिन बाद दूसरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देंगे, उसका सॉल्यूशन कराएंगे, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पांचवें का, ऐसे ही हम देते जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराया करो, ठीक है। फेसबुक पर भी बच्चों मैं वीडियो को शेयर करता हूँ उसके स्टेटस को, तो आप बच्चों मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ओके बच्चों। शीरेंद्र कुमार के नाम से ही है, मेरा फोटो भी है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर भी बच्चों मुझे फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो वीडियो को, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Peace.